नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 10। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की टॉप हेडलाइंस के साथ। कौन बनेगा दिल्ली का मुख्यमंत्री, आज हो जाएगा साफ। शाम को होने वाली बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद होगी घोषणा। रामलीला मैदान में कल होगा भव्य शपथ ग्रहण समारोह। नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने संभाला पदभार। पद संभालने के बाद कहा, चुनाव आयोग के लिए मतदाता सर्वोच्च प्राथमिकता। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती आज, पूरा देश कर रहा है महान नायक को नमन। पीएम मोदी ने कहा कि वे हमें एक मजबूत, आत्मनिर्भर और समृद्ध भारत के निर्माण के लिए करते हैं प्रेरित। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नए मुख्यालय भवन केशव कुंज का आज नई दिल्ली में उद्घाटन। संघ प्रमुख मोहन भागवत कार्यक्रम में रहेंगे मुख्य अतिथि। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस वर्ष मना रहा है अपनी 100वीं वर्षगांठ। रूस अमेरिकी वार्ता पर ट्रंप ने जताया संतोष। रूस ने यूक्रेन में नेटो सेनाओं की मौजूदगी को किया नामंजूर। जेलेंस्की का भी यूक्रेन की गैर मौजूदगी में कोई भी फैसला मानने से इनकार। और आज से शुरू होगी चैंपियंस ट्रॉफी। पहले मुकाबले में मेजबान पाकिस्तान के सामने न्यूजीलैंड की चुनौती। कल दुबई में बांग्लादेश के खिलाफ मैच से शुरू करेगा भारत अपना अभियान। और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इस सवाल का जवाब आज मिल जाएगा। सभी 48 नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक आज बुलाई गई है। इस बैठक में विधायक अपना नेता चुनेंगे और वही दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा। हालांकि पार्टी विधायक दल की बैठक से पहले केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, जिनकी मौजूदगी में नेता का चयन होगा। हालांकि सीएम पद के लिए पिछले कुछ दिनों में जो नाम सामने आ रहे हैं, उसमें आपको बता दें, प्रवेश वर्मा, रेखा गुप्ता, सतीश उपाध्याय और आशीष सूद जैसे बड़े चेहरे हैं। लेकिन पिछले कुछ ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर यह भी कहा जा रहा है कि इन सबसे अलग कोई नया और चौंकाने वाला नाम भी हो सकता है। नई सरकार के शपथ ग्रहण की जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह कल रामलीला मैदान में होना है। इसमें भाजपा के कई बड़े नेता शामिल होंगे। कार्यक्रम की शोभा और आकर्षण में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रह जाए, इसका पूरा खास ख्याल रखा जा रहा है। तो आज दिल्ली के नए सीएम पर मोहर लग जाएगी। हमारे संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़ गए गिरीश निशाना, आइए उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। गिरीश, आपसे पूछना चाहेंगे कि दिल्ली भाजपा कार्यालय में तो इस समय जश्न मन ही रहा होगा, लेकिन अगर भव्य तैयारियों की बात की जाए तो वो भी जोर शोर से इस समय चल रही हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा सस्पेंस ये है, जिसका आज खुलासा हो जाएगा कि दिल्ली का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, जिसके लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जानी है और उसके बाद विधायक दल की बैठक में नाम पर लग जाएगी मोहर। बिल्कुल भावना, आपने ठीक कहा। दिल्ली बीजेपी में सबसे पहले पर्यवेक्षकों की नियुक्ति होनी है। उसके बाद आज शाम को भाजपा विधायक दल की बैठक की होगी, जिसमें भाजपा विधायक दल का नेता चुना जाएगा। और उसके लिए जो है दिल्ली भाजपा ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। आज शाम को करीबन 6 बजे के आसपास जितने भी नवनिर्वाचित विधायक हैं उनको दिल्ली भाजपा यानी कि 14 पंडित पंत मार्ग पर आमंत्रित किया गया है। जिसके बाद यहाँ पर भाजपा के विधायक दल की बैठक होनी है, जिसमें उनके नेता का चुनाव होगा। यानी कि दिल्ली का सीएम कौन बनने वाला है वो आज शाम को करीबन 7 बजे के आसपास तय हो जाएगा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन रहेगा, कौन कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहा है। लेकिन दिल्ली भाजपा में जो है आज कहीं ना कहीं पूरी तरह से कहें जश्न का माहौल भी देखने को मिल रहा है। जश्न का माहौल इसलिए क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं मेरे कैमरा सहयोगी अनिकेत तिवारी
से कहूँगा कि आप ये विजुअल दिखाए जहाँ देख सकते हैं किस तरह से भव्य रूप में दिल्ली भाजपा कार्यालय को सजाया गया है। खास तौर पर अगर अंदर की बात की जाए तो अंदर फूलों से आकृति बनाई गई है जिसमें साफ लिखा है दिल्ली में भाजपा सरकार, जिसको फूलों से पूरी तरह से सुशोभित किया गया है। जो फूल हैं जगह जगह लगाए जा रहे हैं, पूरी तरह से खुशबू दिल्ली भाजपा कार्यालय में महक रही है और आज शाम को जो है पूरी तरह से ये तय हो जाएगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन रहेंगे, क्योंकि भाजपा विधायक दल की बैठक होने जा रही है जिसमें नाम तय होना है कि आखिर कौन दिल्ली का भाजपा विधायक दल का नेता बनेगा और दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेगा। हालांकि कल शपथ ग्रहण समारोह की भी तैयारियां भावना पूरी तरह से कर ली गई हैं। कल सुबह 11 बजे रामला मैदान के अंदर जो है नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होना है, जिसके लिए तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। उपराज्यपाल सचिवालय की तरफ से खास तौर पर हिदायतें दी गई हैं कि कोई कोताही नहीं बरतनी है, अच्छे से ये होना है। हालांकि इसके लिए जो है दिल्ली भाजपा ने करीबन 30,000 लोगों को आमंत्रित किया है, जिसमें एनडीए दल के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी शामिल रहेंगे। खुद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो खुद इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री इसमें शामिल रहेंगे। जो भाजपा के मुख्यमंत्री हैं वो इसके अंदर आमंत्रित किए गए हैं और खास तौर पर जो झुग्गी झोपड़ी वाले जो प्रतिनिधि हैं उनको भी विशेष रूप से इसमें आमंत्रित किया गया है। तो भव्य आयोजन दिल्ली के अंदर कल होने वाला है। एक तरह से कहेंगे कल दिल्ली ठहर जाएगी, धड़कनें लोगों की रुक जाएंगी, क्योंकि 27 साल बाद दिल्ली भाजपा एक बार फिर दिल्ली के सत्ता में होगी। बिल्कुल, तो दिल्ली वालों की धड़कनें इस समय तेज हो गई है, उत्सुकता और बढ़ गई है, लेकिन उत्सुकता उससे भी ज्यादा गिरीश कहीं ना कहीं वो 48 नवनिर्वाचित विधायकों में से होगी, क्योंकि भाजपा हमेशा से उनका भी ट्रैक रिकॉर्ड हम पिछला देख रहे हैं कि चौंकाने वाला नाम भी आ सकता है। तो क्या पुराने चेहरे पर भाजपा इस बार मुहर लगा सकती है, क्योंकि करीब करीब 3 दशक बाद दिल्ली में वापसी हो रही है। ऐसे में माना जाए कि या फिर कोई अप्रत्याशित चेहरा का चयन हो सकता है। कई नामों पर चर्चा चल रही है इस समय। जी बिल्कुल, अभी दिल्ली भाजपा में सस्पेंस पूरी तरह से बरकरार है, लोगों की धड़कनें तेज हैं। जो मीडिया है वो केवल कयास लगा रहा है कि ये मुख्यमंत्री हो सकते हैं, वो मुख्यमंत्री हो सकते हैं, लेकिन अभी तक दिल्ली भाजपा ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। कौन दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री होगा अभी तक किसी को नहीं मालूम। हालांकि कयास जरूर लगाए जा रहे हैं, चाहे वो परवेश वर्मा की बात की जाए जिन्होंने नई दिल्ली में केजरीवाल को हराया है, चाहे सतीश उपाध्याय की बात की जाए जो एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन भी रहे हैं और दिल्ली के अंदर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं और एमसीडी के स्टैंडिंग कमेटी में भी वो रहे हैं और एबीवीपी से लेकर डूसू के अध्यक्ष तक वो रहे हैं। तो एक लंबा कैरियर जो है उनका दिल्ली के अंदर रहा है, दिल्ली की राजनीति में वो सक्रिय रहे हैं। रेखा गुप्ता का भी नाम सामने आ रहा है जो शालीमार बाग से विधायक चुनकर आई हैं। इसके अलावा विजेंद्र गुप्ता जो रोहिणी से विधायक चुनकर आए हैं, उनका नाम भी चल रहा है। अजय महावर को भी इसमें पीछे नहीं छोड़ा जा सकता। अजय महावर के नाम की भी चर्चा पूरी जोरों से चल रही है, जो गोंडा से विधायक चुनकर आए हैं। तो कई नाम ऐसे हैं जिनकी चर्चाएं जरूर चल रही हैं, लेकिन फाइनल किसको जो है राज तिलक कराया जाएगा वो आज शाम को 7 बजे पूरी तरह से फाइनल होने वाला है। भावना जी, इसके साथ साथ रामलीला मैदान भी सज चुका है। इंतजार सिर्फ इस चीज का है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन खबरें ये भी आ रही है कि मुख्यमंत्री के साथ अगर नई सरकार की गठन की बात की जाए तो कौन कौन से मंत्री नए मुख्यमंत्री के साथ शपथ ले सकते हैं और इनकी संख्या भी कितनी रह सकती है। देखिए भावना, अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में कुल 70 विधायक हैं, यानी 70 विधानसभा क्षेत्रों में विधायक चुनकर आते हैं और उनका पूरा 10% यानी कि 7 जो मंत्री हैं वो दिल्ली के अंदर बनाए जाएंगे। 7 मंत्रियों के अंदर मुख्यमंत्री भी शामिल होगा, यानी कि 1 मुख्यमंत्री और 6 अन्य मंत्री दिल्ली के अंदर चुने जाने हैं। उनके लिए कल हालांकि शपथ ग्रहण समारोह के अंदर 7 मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी, लेकिन विभाग का जो बंटवारा है वो बाद में किया जाएगा। लेकिन अभी ये तय हो गया है कि 7 जो मंत्री हैं कल भाजपा के जो नए नवनिर्वाचित विधायकों में से जो 48 विधायक हैं उनमें से कहीं ना कहीं शपथ लेने के लिए कल जा रहे हैं और उसकी लगभग तैयारियां पूरी हो गई हैं। आज उसके लिए जो दिल्ली भाजपा के अंदर पर्यवेक्षकों की नियुक्ति होगी और जो उनके सामने भाजपा के विधायक दल का नेता चुना जाएगा और ये सामने तय हो जाएगा जब शाम को 7 बजेंगे कि दिल्ली का मुख्यमंत्री अगला कौन है, क्योंकि हर कोई केवल इंतजार कर रहा है। दिल्ली वासियों की धड़कन बढ़ी हुई है
कि आखिर दिल्ली की सत्ता किसके हाथों में सौंपने जा रही बिल्कुल, तो है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इंतजार शाम 7 बजे का है, जब ये पता चला जाएगा कि दिल्ली के राज पर किसका होने वाला है राज तिलक। फिलहाल गिरीश, तमाम जानकारियों के साथ आपका धन्यवाद। आगे बढ़ लेते हैं। 1988 बैच के आईएएस अधिकारी ज्ञानेश कुमार ने आज देश के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त का पद संभाल लिया है। इससे पहले उन्हें सोमवार को नया मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया था। ज्ञानेश कुमार निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के नए कानून के तहत नियुक्त होने वाले पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। उनका कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक रहने वाला है। इससे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त पद पर रहे राजीव कुमार कल सेवानिवृत्त हुए हैं। ज्ञानेश कुमार के 4 साल के कार्यकाल के दौरान 20 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में चुनाव होंगे। शुरुआत बिहार से होनी है और अंतिम चुनाव मिजोरम में होगा। पदभार संभालने के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि चुनाव आयोग मतदाताओं के साथ हमेशा था और रहेगा। राष्ट्र सेवा के लिए पहला कदम है मतदान। इसलिए भारत का हर नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों, उन्हें मतदाता ज़रूर बनना चाहिए और मतदान अवश्य करना चाहिए। भारत के संविधान, लोक प्रतिनिधित्व कानूनों, नियमों और उनके अंतर्गत जारी निर्देशों के अनुरूप चुनाव आयोग हमेशा मतदाताओं के साथ था, है और रहेगा। न्यूज़ 10 में आगे बढ़ लेते हैं। आज पूरे देश में छत्रपति शिवाजी महाराज की 395वीं जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। विशेष तौर पर महाराष्ट्र में आयोजन किए जा रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्मस्थान शिवनेरी किले में भी 1 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस मौके पर नागपुर में लोगों ने सड़कों पर ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर अपने संदेश में लिखा, छत्रपति शिवाजी महाराज को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके पराक्रम और दूरदर्शी नेतृत्व ने स्वराज्य की नींव रखी, पीढ़ियों को साहस और न्याय के मूल्यों को बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। वे हमें एक मजबूत, आत्मनिर्भर और समृद्ध भारत के निर्माण के लिए प्रेरित करते हैं। पीएम मोदी ने एक्स पर छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर एक वीडियो भी साझा किया। आइए आपको दिखाते हैं। मेरे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ नाम नहीं है, ये सिर्फ राजा महाराजा राजपुरुष मात्र नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। हमारे लिए हमारे आराध्य देव से बड़ा कुछ नहीं होता है। छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता, विचारधारा और न्यायप्रियता ने कई पीढ़ियों को प्रेरित किया। उनकी साहसिक कार्यशैली, सामरिक कौशल और शांतिपूर्ण राजनीतिक प्रणाली आज भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। हमें इस बात का गर्व है कि दुनिया के कई देशों में आज भी छत्रपति शिवाजी महाराज की नीतियों की चर्चा होती है और उस पर रिसर्च होती है। इतने वर्ष बाद भी उनके द्वारा स्थापित किए गए मूल्य हमें आगे बढ़ने का मार्ग दिखा रहे हैं। इन्हीं मूल्यों के आधार पर हमें अमृतकाल की 25 वर्षों की यात्रा पूरी करनी। ये यात्रा होगी छत्रपति शिवाजी महाराज के सपनों का भारत बनाने। ये यात्रा होगी स्वराज, सुशासन और आत्मनिर्भरता की। ये यात्रा होगी विकसित भारत की। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में कोटि-कोटि नमन करता हूं। वक्त है चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद बात होगी दिव्य भव्य महाकुंभ की।
एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। Money saved is money earned. I'm now happy that I could save money every month because of my PNG stove, as it cuts down on 20 to 25% of fuel usage. My PNG stove is also 100% safe with the ISI mark. Moreover, PNG as a fuel burns completely, making it a more environment-friendly fuel. So, use PNG and save money like me. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आइए अब बात कर लेते हैं दिव्य भव्य महाकुंभ की। महाकुंभ का 38वां दिन है और हर दिन पावन धरती प्रयागराज में श्रद्धालुओं का संगम में स्नान करने का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में अब तक 55 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगा ली है और कल शाम तक करीब 1 करोड़ 26 लाख से अधिक लोगों ने स्नान किया। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना के संपदन महाकुंभ 2025 प्रयागराज में 1 करोड़ 26 लाख से अधिक और अब तक 55 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। पवित्र स्नान का पुण्य लाभ प्राप्त करने वाले सभी पूज्य साधु संतों और श्रद्धालुओं को अभिनंदन। भगवान तीर्थराज प्रयाग की जय। दुनिया के सबसे बड़े सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आयोजन महाकुंभ में आधुनिकता और आध्यात्म का अनोखा संगम देखने को मिल रहा है। महाकुंभ क्षेत्र के सेक्टर 17 में स्थित लोकल भारत के शिविर श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। अपने बच्चों के साथ शिविर में आकर श्रद्धालु फिर से अपने बचपन का आनंद ले रहे हैं और अपनी संस्कृति से जुड़कर खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता सुरेश शर्मा की एक खास रिपोर्ट। भव्य महाकुंभ दिव्य महाकुंभ में बहुत कुछ हमने आपको दिखाया और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि इस भव्य महाकुंभ में आधुनिकता और आध्यात्म और संस्कृति का समागम कैसे है। तो चलिए आज हम आपको दिखाते हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं लोकल भारत। जी हाँ, यहाँ पर रहने में क्या खास बात है, क्यों इसको लोकल भारत नाम दिया गया है, आइए मेरे साथ चलते हैं और देखते हैं। महाकुंभ में देश विदेश से आए करोड़ों श्रद्धालु पवित्र मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती के संगम में स्नान कर अपने जीवन को पुण्यकारी बना रहे हैं। यह आयोजन केवल एक धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक संस्कृति और आधुनिकता का एक अनूठा संगम भी है, जिससे ये महाकुंभ और भी भव्य और विशाल बन गया है। इसी कड़ी में सेक्टर 17 में स्थित लोकल भारत के शिविर में मीडिया का एक नया और अनूठा रूप देखने को मिला। यहाँ वरिष्ठ पत्रकार विनोद द्वारा निर्मित एक विशेष कुटिया श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। यह कुटिया अपने आप में खास है क्योंकि इसमें आधुनिक सुविधाओं के साथ साथ भारतीय संस्कृति की विशेष झलक भी देखने को मिल रही है। यह उन श्रद्धालुओं के लिए एक अनूठा अनुभव लेकर आई है जो आधुनिकता और परंपरा को एक साथ देखना चाहते हैं। हम बोलते हैं कि भारत में भारत को खोजा कैसे जाए, तो भारत को खोजने के लिए आप लोगों को साधन और संसाधन जरूर मुहैया कराएं, जिसमें लोगों को इस बात का एहसास न हो कि आज की आधुनिक दुनिया का और पुरानी सनातन दुनिया का तालमेल न बिठा पाए। इस शिविर में आने वाले श्रद्धालुओं का कहना है कि उन्हें यहाँ अपनी संस्कृति को गहराई से समझने का अवसर मिला। यहाँ का वातावरण उन्हें अपनी जड़ों से जुड़ने का अनुभव दे रहा है। यहाँ श्रद्धालु भजन कीर्तन, पारंपरिक अनुष्ठानों और आध्यात्मिक गतिविधियों में भाग लेकर अपने भीतर एक नई ऊर्जा का संचार महसूस कर रहे हैं।
जैसे हम इधर आए हैं, जो हवा है, जो एनर्जी है, इतनी बढ़िया है और इतना मज़ा आ रहा है, इतनी शांति है इधर, तो उस शांति के लिए आए हैं। महाकुंभ में देश भर की मेट्रो सिटीज से आए बच्चे जो आमतौर पर लैपटॉप और वीडियो गेम्स में व्यस्त रहते हैं, उन्हें यहाँ रेत में खेलने, मिट्टी के घर बनाने और पारंपरिक खेलों का आनंद लेने का अवसर मिल रहा है। यह अनुभव उन्हें भारत की मिट्टी और संस्कृति से जोड़ने का कार्य कर रहा है। वे यहाँ सीख रहे हैं कि कैसे बिना किसी तकनीक और गैजेट्स के भी खेल का आनंद लिया जा सकता है। हमारे जो शहर है आगरा, उसमें ये सब नहीं होता और मुझे यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं सैंड से ये माउंटेन्स बना पा रही हूँ। इस शिविर की एक और खासियत है कि यहाँ सुबह और शाम निःशुल्क भोजन वितरण किया जा रहा है। श्रद्धालुओं के लिए यह सेवा न केवल भक्ति भाव का प्रतीक है, बल्कि भारतीय संस्कृति में अन्नदान के महत्व को भी दर्शाती है। दूर दूर से आए यात्री इस सेवा और समर्पण से अभिभूत हैं। इस तरह की व्यवस्था की है, ऑफ कोर्स वो काबिले तारीफ है और अभी तक तो सब कुछ ठीक ठाक रहा है। और भूतो न भविष्यतो वाली स्थिति है इस समय, और माँ गंगा की गोद में जब स्नान किया तो उसकी एक अलग ही अनुभूति हुई। लोकल भारत का यह शिविर आधुनिकता और परंपरा के समन्वय का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। यह आयोजन भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता को संरक्षित करने और नई पीढ़ी तक पहुंचाने का एक सफल प्रयास साबित हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ दोनों मिलकर, दोनों ने जिस तरीके से इस भव्य महाकुंभ, दिव्य महाकुंभ को आधुनिकता, आध्यात्म, संस्कृति और समरसता का समागम बनाया है, या कहूँ कि देखने को मिल रहा है, ये अतुलनीय है। कैमरा पर्सन विनोद ओझा के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, डीडी न्यूज़ के लिए प्रयागराज से। 144 वर्ष बाद लगने वाले इस महाकुंभ में स्नान करने आए श्रद्धालु जल, पर्यावरण संरक्षण जैसे सामाजिक संदेश भी लेकर जा रहे हैं। इसी कड़ी में जल कलश पहल महाकुंभ में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। भारत की आध्यात्मिकता, एकात्मता, समता और समरसता का जीवंत प्रतीक बन चुका महाकुंभ एक नया इतिहास भी रच रहा है। तो प्रयागराज की पावन धरती पर इस बार महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। 144 वर्ष बाद ये संयोग बना है जहां अब तक 55 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और महाकुंभ सिर्फ आध्यात्मिक यात्रा ही नहीं, सामाजिक संदेश भी दे रही है और कई अहम पहल इसके साथ जुड़ती जा रही हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नए कार्यालय परिसर केशव कुंज का आज नई दिल्ली में उद्घाटन किया जाएगा। कार्यालय के नए भवन का उद्घाटन आज शाम में 4 बजे के करीब होने वाला है। संघ प्रमुख मोहन भागवत इसका उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर संघ के प्रचारक और बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। केशव कुंज के उद्घाटन में भाजपा के कई वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। उद्घाटन कार्यक्रम में संघ से जुड़े करीब 4000 लोग उपस्थित रहेंगे। आरएसएस कार्यालय में आज सुबह से शाम तक पूजा और उद्घाटन का कार्यक्रम है। करीब 4 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में फैले केशव कुंज में 12 मंजिला, 3 टावर, करीब 300 कमरे और कार्यालय बनाए गए हैं। नए परिसर में आधुनिक प्रौद्योगिकी को प्राचीन वास्तुशिल्प के साथ मिलाकर बनाया गया है। इस ऑफिस में टावर, ऑडिटोरियम, लाइब्रेरी, हॉस्पिटल और एक हनुमान मंदिर शामिल है। केशव कुंज के पुनर्निर्माण पर करीब 150 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ है। ये खर्च संघ की विचारधारा को मानने वाले 75,000 से अधिक लोगों के चंदा और उपयोग और योगदान से जुटाया गया है। इसके निर्माण में 8 साल से अधिक का समय लगा है। गुजरात विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल आचार्य देवव्रत सत्र के अभिभाषण के साथ शुरू होंगे। राज्य के वित्त मंत्री कनुभाई देसाई वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राज्य का बजट कल यानी 20 फरवरी को पेश करेंगे। इस सत्र के दौरान 4 विधेयक पेश किए जाने की संभावना है। संसदीय एवं विधायी मामलों के राज्य मंत्री प्रफुल्ल पंचेरिया ने बताया कि सत्र में गुजरात स्टेट काउंसिल और फॉर फिजियोथेरेपी को निरस्त करने के लिए एक विधेयक लाया जाएगा। साथ ही गुजरात क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव करने वाला एक अन्य विधेयक भी चर्चा के लिए लाया जाएगा। 2 अन्य विधेयकों में मौजूदा जीएसटी अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव और साथ ही गुजरात प्रोफेशनल सिविल इंजीनियर्स अधिनियम को निरस्त करने का विधेयक शामिल है। बजट सत्र 28 मार्च को संपन्न होगा। देश के हर खेत की पोषण स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए 2015 में आज ही के दिन मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की गई थी।
आज इसके 10 साल पूरे हो गए हैं। योजना के तहत देश के किसानों को हर 2 साल में मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किया जाता है ताकि जांच कर मिट्टी में पोषण कमियों को दूर किया जा सके। आपको छूट जाते हैं हमारे संवाददाता शमीम अख्तर की इस खास रिपोर्ट के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। मिट्टी हमारे देश के करोड़ों किसान भाइयों की आजीविका का आधार है, लेकिन अधिक उर्वरक और केमिकल्स के प्रयोग से ये मिट्टी खराब होती जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार भारत की 960 लाख हेक्टेयर भूमि खराब हो चुकी है। इतना ही नहीं, हर साल 5.3 अरब टन टॉप सॉइल जल और वायु के कटाव की वजह से नष्ट हो जाती है। यही कारण है कि केंद्र सरकार लगातार देश की मिट्टी की सेहत सुधारने में प्रयासरत है। मिट्टी को खराब होने से बचाने के लिए सरकार ने कई पहलें की हैं, जिसमें मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना काफी अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ में स्वस्थ धरा खेत हरा की थीम के साथ राष्ट्रीय मृदा सेहत कार्ड योजना का शुभारंभ किया था, जिसका उद्देश्य किसानों की मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार, ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार सृजन, मृदा विश्लेषण पर जानकारी अपडेट करना, किसानों को उनके घर पर मृदा परीक्षण की सुविधा प्रदान करना, उर्वरक उपयोग में सुधार और फसल उत्पादकता में वृद्धि है। देखिए, एक ज़माना था जब किसान अपना सब काम राम भरोसे करिए, ऊपर वाले के भरोसे करिए, पर वैसे ही उसका सब कामकाज होता था। ही हैड इनहेरिटेड अ लेगेसी कि इसमें गेहूं बोना है या इसमें धान बोना है या इसमें दाल बोना है, लेकिन उसमें प्रोफेशनली कभी ज़मीन का डायग्नोसिस नहीं होता था कि उसमें एक्चुअली क्या बोना चाहिए और उसमें क्या इनपुट्स डालना चाहिए बाय वे ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड इन द राइट क्वांटिटी। सो देयरफॉर सॉइल सैंपल सर्वे इज़ द फर्स्ट और सबसे एसेंशियल स्टेप है इन मेकिंग एग्रीकल्चर फुल्ली सक्सेसफुल। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार अब तक पूरे देश में 24.74 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाए जा चुके हैं और विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को 1706.18 करोड़ की धनराशि जारी की जा चुकी है। अब तक पूरे देश में 8,272 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं, जिनमें 1,068 स्टैटिक मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं, 163 मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं, 6,376 मिनी मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं और 665 ग्राम स्तर की मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं शामिल हैं। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार मृदा स्वास्थ्य कार्ड पर सिफारिशों के तहत रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में 8 से 10% तक की कमी आई है। साथ ही उपज में 5 से 6% तक वृद्धि हुई है। कैमरामैन आनंद कश्यप के साथ मैं शमीम अख्तर, DD न्यूज़, दिल्ली।